हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवन धीमी गति से चलता था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे। वे कड़ी मेहनत करते थे और प्राचीन परंपराओं के अनुसार अपना जीवन जीते थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण आवरण के पीछे एक काला रहस्य छुपा था। यह गांव के ऊपर पहाड़ी पर बनी आलीशान हवेली थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। हवेली एक भव्य पुरानी इमारत थी। यह कभी एक अमीर जमींदार का घर हुआ करता था, लेकिन अब यह जर्जर हो चुका था। कभी चमकने वाली दीवारें अब फीकी और जर्जर हो चुकी थी। खिड़कियां बंद थीं और छत कई जगहों से ढह गई थी। हवेली एक बीते युग की याद दिलाती थी। गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो युवा मित्र रहते थे। वे अपनी साहसिक भावना और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। दोनों में रमेश ज्यादा निडर था। वह हमेशा अनजान को तलाशने के लिए उत्सुक रहता था। दूसरी ओर सुरेश अधिक सतर्क था। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से पहले वह अक्सर हिचकिचाता था, लेकिन वह एक वफादार दोस्त था और कभी रमेश का साथ नहीं छोड़ता था। दोनों दोस्तों ने भूतिया हवेली के बारे में अनगिनत किस्से सुने थे। इसकी जीर्ण शीर्ण दीवारों के भीतर से अजीब आवाजें और भयानक रोशनी निकलने की कहानियां। उन्होंने इन किस्सों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उनका मानना था कि हर चीज का तार्किक स्पष्टीकरण होता है। वे हवेली की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। एक आलसी दोपहर जब दोनों दोस्त गांव के कुएं के पास बैठे थे तो बातचीत हवेली की ओर मुड़ गई। मुझे समझ नहीं आता कि इस पुराने घर से सब इतना डरते क्यों हैं, रमेश ने कुएं में कंकड़ फेंकते हुए कहा। यह तो बस एक खाली इमारत है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो जमींदार यहां रहता था उसका भूत आज भी इस जगह पर घूमता है, सुरेश ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वे कहते हैं कि जो उसके खजाने के साथ हुआ उसके कारण वह चैन से नहीं रह सकता, रमेश ने उपहास किया। खजाना? मुझे मत बताना कि तुम भी उस बूढ़ी औरतों की कहानी पर विश्वास करते हो, सुरेश झिझका। मुझे नहीं पता कि क्या सच है, पर बिना आग के धुआं नहीं उठता, है ना? रमेश ने अपने दोस्त को चुनौती देने का मौका देखा। अगर तुम इतने उत्सुक हो तो क्यों ना हम खुद जाकर देखें, उसने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ सुझाव दिया। सुरेश की आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। क्या तुम पागल हो? हम वहां नहीं जा सकते। सब कहते हैं वहां श्राप है। इतना डरपोक मत बनो, रमेश ने ताना मारा। सबसे बुरा क्या हो सकता है? हम बस ये साबित कर देंगे कि भूतों की ये सारी कहानियां बकवास हैं। सुरेश फंस गया था। वह जानता था कि यह मूर्खता है, लेकिन वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वह मना करके रमेश को निराश कर रहा है। उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि उसका एक हिस्सा उत्सुक था। अगले दिन रमेश ने अपनी बात पर कायम रहते हुए हवेली का पता लगाने की योजना बनाना शुरू कर दी। उसने कुछ सामान इकट्ठा किया, एक लालटेन, एक रस्सी और एक छोटा चाकू। सुरेश, हालांकि अभी भी आशंकित था, अनिच्छा से अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वह रमेश को अकेले नहीं जाने दे सकता था। जैसे ही वे गांव छोड़ने वाले थे, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोक लिया। वह बुढ़ापे के कारण झुकी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह गांव में एक बुद्धिमान महिला के रूप में जानी जाती थी, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। उसने उन्हें एक गहरी निगाह से देखा। तुम कहां जा रहे हो? उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा। बस टहलने, रमेश ने अपने असली इरादों को छुपाने की कोशिश करते हुए गोल मटोल जवाब दिया। बूढ़ी औरत मूर्ख नहीं थी। मुझसे झूठ मत बोलो बेटे, मुझे पता है तुम कहां जा रहे हो। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। वह हवेली अंधेरे की जगह है। बहुत से लोग अंदर गए हैं, लेकिन बहुत कम ही लौटे हैं। अभी भी समय है तो वापस लौट जाओ। हालांकि रमेश बेफिक्र था। हम सावधान रहेंगे, उसने बूढ़ी औरत को पीछे धकेलते हुए कहा। हालांकि सुरेश बूढ़ी औरत की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की। वह पीछे मुड़ना चाहता था। रमेश से कहना चाहता था कि यह इसके लायक नहीं है, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। जैसे ही वे चले गए, सुरेश इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वे एक भयानक गलती कर रहे हैं। सूरज डूबने लगा था, जिससे रास्ते पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी, जो किसी रोते हुए बच्चे की तरह लग रही थी। वे हवेली के जितने करीब पहुंचते गए, सुरेश उतना ही अधिक आशंकित होता गया। उसने कामना की कि काश वह अपनी आपत्तियों में अधिक दृढ़ होता। भाग 4, हवेली के पास पहुंचना। जैसे जैसे वे पास आते गए, हवेली और विशाल होती गई। उसका ढहता हुआ अग्रभाग मौन अस्वीकृति के साथ उन्हें घूरता हुआ प्रतीत हो रहा था। लोहे के फाटक उम्र के साथ जंग खाए हुए अशुभ रूप से चरमरा गए, क्योंकि रमेश ने उन्हें धक्का दिया।
ऊंचा बगीचा, खरपतवार और कांटों का जाल था। यह ऐसा था जैसे प्रकृति स्वयं भूमि को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही हो। हवा भारी हो गई, नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भर गई। सुरेश ने अपनी छाती में एक अजीब सा दबाव महसूस किया, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह अपने कानों में अपने खून की आवाज सुन सकता था। उसने हाथ बढ़ाया और रमेश का हाथ पकड़ लिया। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हालांकि रमेश बेफिक्र था। मूर्ख मत बनो, उसने कहा। उसकी आवाज शांति में अस्वाभाविक रूप से तेज थी। डरने की कोई बात नहीं है। वे हवेली की सामने की सीढ़ियों पर पहुंच चुके थे। पत्थर फटा और टूटा हुआ था। कभी भव्य प्रवेश द्वार अब एक अंधेरा खाली मुंह था। सुरेश का दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। वह मुड़कर पाटना चाहता था, लेकिन उसने खुद को एक और कदम उठाने के लिए मजबूर किया। वह रमेश के सामने कायर नहीं दिखना चाहता था। जैसे ही वे दहलीज पर खड़े थे, हवा के अचानक झोंके ने गेटों को उनके पीछे एक बहरे धमाके के साथ बंद कर दिया। सुरेश कूद गया। उसकी नसें किनारे पर थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कसम खाई थी कि उसने शांति के माध्यम से गूंजती हुई एक धुंधली, मजाक उड़ाती हुई हंसी सुनी थी, या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। भाग 5, सामने का डोर। रमेश सुरेश की आशंका से बेफिक्र आगे बढ़ा और विशाल लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया। लकड़ी पुरानी और सूखी थी और ऐसा लग रहा था कि उसने उसके दस्तक की आवाज सोख ली है। उसने फिर दस्तक दी, इस बार और जोर से। सन्नाटा तोड़ती हुई आवाज गूंज उठी, जो हवेली की नींव से ही गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। एक पल की खामोशी के बाद, जो हमेशा के लिए खींचती हुई प्रतीत हो रही थी, सुरेश ने अंदर से एक धुंधली आवाज सुनी। यह एक नरम फेरबदल की आवाज थी, जैसे कोई अपने पैरों को फर्श पर घसीट रहा हो। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। रमेश ने अपने दोस्त के डर को भांपते हुए आश्वस्त करने के लिए उसके कंधे पर हाथ थपथपाया। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ कुछ है, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज में उत्तेजना का एक संकेत था। वह दरवाजे के पास गया और अपना कान ठंडी, सख्त लकड़ी से सटाया। वह एक पल के लिए ध्यान से सुनता रहा, फिर एक विजयी मुस्कुराहट के साथ पीछे हट गया। मुझे लगता है कि हमारे पास कंपनी है, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। उसने हाथ बढ़ाया और जंग लगे दरवाजे की घुंडी पकड़ ली। यह उसके हाथ में ठंडा और नम था। उसने धीरे से घुंडी घुमाई और दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। ऐसा लग रहा था जैसे सन्नाटा तोड़ती हुई आवाज गूंज उठी हो, जो सन्नाटे से और तेज हो गई हो। भाग 6, भव्य स्टेयरकेस। हवेली के अंदर का भाग अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। एकमात्र रोशनी चांद से आ रही थी, जो खिड़कियों के बीच के अंतराल से चमक रही थी। रमेश ने अपनी लालटेन ऊंची की, जिससे टिमटिमाती परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। उनके ठीक सामने एक भव्य सीढ़ी थी। सीढ़ियां पॉलिश की हुई लकड़ी की बनी थीं, लेकिन समय ने अपना असर दिखाया था। लकड़ी खरोंच और सुस्त थी और कुछ सीढ़ियां पूरी तरह से गायब थीं। एक बार अलंकृत बैनिस्टर धूल की एक मोटी परत में ढका हुआ था। ये जगह अद्भुत है, रमेश फुसफुसाया। उसकी आवाज विस्मय से भर गई। वो अंदर कदम रखा। उसके जूते टूटे हुए कांच और मलबे पर क्रंच कर रहे थे, जो फर्श पर बिखरे हुए थे। क्या आप उन पार्टियों की कल्पना कर सकते हैं जो उन्होंने यहां की होंगी? हालांकि सुरेश बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका। घर ठंडा महसूस हो रहा था, मानो उसमें से सारी गर्मी और जीवन निकल गया। वह दहलीज पर हिचकिचाया। रमेश के पीछे अंदर जाने से हिचकिचा रहा था। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और वह कांप गया। चलो, धीमे, रमेश ने वापस बुलाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। किसका इंतजार कर रहे हो? सुरेश ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसने तुरंत कामना की कि काश उसने ऐसा न किया होता। हवेली के अंदर की हवा भारी, दमनकारी महसूस हुई। उसने एक उपस्थिति महसूस की। कुछ अनदेखा उन्हें परछाई से देख रहा था। वह अपने कानों में अपनी ही धड़कन की आवाज सुन सकता था।